अपने प्राकृतिक सौंदर्य और बौद्ध विरासत के लिए मशहूर पड़ोसी मुल्क एक बार फिर प्रदर्शन की आग में धधक रहा है। हिमालय के चोटियों से घिरे नेपाल में इन दिनों गुस्से का लावा उबल रहा है। राजधानी काठमांडू की सड़कों पर धुआं, पत्थरबाजी और सत्ता विरोधी नारों की गूंज है। सरकार के सोशल मीडिया बैन के फैसले के खिलाफ वहां के युवा उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे जेन जी आंदोलन का नाम दिया गया है। राष्ट्रपति के निजी आवास तक भीड़ का पहुंच जाना, संसद को आग के हवाले कर देना और पीएम ओली समेत कई मंत्रियों का इस्तीफा देना इस बात का सबूत है कि हालात सामान्य विरोध से कहीं आगे निकल चुके हैं। युवाओं में एक ऐसा आक्रोश है जिसने सत्ता की बुनियाद को हिला दिया है और नेपाल की अस्थिर राजनीति को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश अंतहीन सफर। जी हाँ, पड़ोसी मुल्क में राजनीतिक अस्थिरता का अंतहीन सफर जारी है। दरअसल एक तरफ काठमांडू की सड़कें 22 लोगों के खून से लाल है, तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं की आवाज आसमान चीर रही है। एक तरफ युवाओं के फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर नेपाल के भविष्य पर चिंता जताई जा रही है। दरअसल सवाल यह है कि क्या पूर्व पीएम की पत्नी को पीटना सही था या फिर मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर मारना सही था। एक और जहां सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास को जलाना सही था, तो वहीं दूसरी ओर युवाओं की वीर गाथाएं सुनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये इतिहास की पहली ऐसी क्रांति है जिसने 48 घंटे के भीतर सत्ता को उखाड़ फेंका, लेकिन असली कहानी इससे कहीं गहरी है। दरअसल यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आवाज वाला विरोध नहीं था, बल्कि भ्रष्टाचार, सत्ता के अहंकार और नेपाल में पीढ़ियों की उम्मीदों के दमन और आर्थिक तबाही के खिलाफ खड़ा एक ऐसा आंदोलन है जिसने नए सिरे से इतिहास लिखा है। लेकिन स्थिरता को लेकर जो हालात बांग्लादेश में देखने को मिले, जो हालात श्रीलंका में देखने को मिले, जो हालात अफगानिस्तान में देखने को मिले, वही नेपाल में भी देखने को मिले। पिछले कुछ सालों में भारत के पड़ोसी देश अस्थिरता से गुजरे हैं। नेपाल के आंदोलन को लोग अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल एक तरफ कहा जा रहा है कि अमेरिका की चाल हो सकती है, तो वहीं चीन की चुप्पी पर भी सवाल है। दरअसल पूर्व पीएम केपी ओली शर्मा चीन के करीबी माने जाते हैं। उनके घर पर हमला होना, कुर्सी जाना, सब कुछ हुआ, लेकिन चीन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। वहीं इस्तीफा देने के बाद ओली शर्मा का भी कुछ अता पता नहीं है। हो सकता है कि वो देश छोड़ने की तैयारी में है। एक कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। शायद ये बात नेपाल की ओली सरकार ने समझ लिया होता तो शायद आज उसकी ये दुर्दशा नहीं होती। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ भड़का विरोधी महज 2 दिनों में ही अभूतपूर्व राजनीतिक संकट और हिंसा में बदल गया, क्योंकि नेपाल के युवाओं ने खून से इंकलाब लिखा है। पहले दिन काठमांडू की सड़कों पर जुटी भीड़ संसद भवन में घुस गई, पुलिस ने भिड़त हुई और कई शहरों में आगजनी फैल गई। हालात बेकाबू होते ही गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया और रात में सरकार ने सोशल मीडिया बैन हटाने का ऐलान कर दिया। लेकिन दूसरे दिन हालात और भी बिगड़ गए। मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर हमले, राष्ट्रपति भवन और संसद को आग के हवाले, एयरपोर्ट बंद, जेल से कैदी फरार और आखिरकार पीएम केपी शर्मा ओली का इस्तीफा। महज 48 घंटे में नेपाल हिंसा, अराजकता और सत्ता पलट का गवाह बन गया। लेकिन असली कहानी इससे कहीं गहरी है। नेपाल की राजनीति मानो अस्थिरता के ऐसे दलदल में फंसी है जहां से निकलना पिछले 17 सालों में किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं हो पाया। यही कारण है कि इसे दुनिया का सबसे अस्थिर देश कहा जाता है। कारण साल 2008 में राजतंत्र के खात्मे के बाद लोकतंत्र का सूरज जरूर निकला, मगर राजनीतिक स्थिरता अब तक मृग तृष्णा ही बनी हुई है। इस छोटे से देश ने महज 17 साल में 14 प्रधानमंत्रियों को आते जाते देखा। माओवादी नेता प्रचंड हो या शेर बहादुर देउबा, मधेसी आंदोलन से उपजे नए नेता हो या फिर खुद केपी शर्मा ओली, कभी विश्वासघात ने, कभी गठबंधन की जंग ने, तो कभी जनता के गुस्से ने पीएम को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर किया। हर चेहरा सत्ता में आया, लेकिन स्थिरता लाने में नाकाम रहा। औसतन हर 14 से 15 महीने में नेपाल के लोगों को एक नया प्रधानमंत्री मिला। ये आंकड़ा सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता का परिचय नहीं, बल्कि नेपाल की अपूर्ण लोकतांत्रिक यात्रा और सत्ता संघर्ष का आईना भी है। ऐसे में एक बार फिर नेपाल से लेकर दुनिया भर के लोगों के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये राजनीतिक अस्थिरता का अंतहीन सफर कभी थमेगा। नेपाल ने साल 2006 में राजशाही के खिलाफ जन आंदोलन देखा। इसके बाद 2008 में राजशाही का अंत हुआ
और नेपाल को गणराज्य घोषित किया गया। जनता ने सोचा कि अब देश एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। दलों ने वादे किए कि गरीबी हटेगी, रोजगार मिलेगा, बुनियादी ढांचा सुधरेगा, पड़ोसी देशों के साथ संतुलित संबंध बनेंगे। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट निकली। लोकतंत्र की गाड़ी शुरुआत से ही दलों की खींचतान में फंस गई। हर राजनीतिक दल सत्ता में हिस्सेदारी चाहता था और पीएम की कुर्सी सत्ता संतुलन का औजार बन गई। इसका नतीजा ये हुआ कि देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। घपले घोटालों के चलते अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। यही कारण है कि जिस राजशाही को हटाने के लिए कभी आंदोलन हुए थे, अब लोग उसी को ज्यादा बेहतर मानने लगे हैं। राजशाही को फिर से लगाए जाने की मांग समय समय पर उठती रही है। नेपाल में पिछले 17 साल की सरकारों का उतार चढ़ाव को देखें तो पुष्प कमल दहल प्रचंड पहले पीएम थे, जिनका कार्यकाल अगस्त 2008 से मई 2009 तक चला। दरअसल नेपाल में राजतंत्र के अंत के बाद लोकतंत्र की नई शुरुआत हुई और माओवादी नेता प्रचंड पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। उन्होंने शांति प्रक्रिया और नई व्यवस्था की नींव रखने की कोशिश की, लेकिन सेना प्रमुख की नियुक्ति और राष्ट्रपति रामवरण यादव से टकराव ने उनकी सरकार को अस्थिर कर दिया। सिर्फ 9 महीने बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और लोकतंत्र का पहला अध्याय अधूरा रह गया। प्रचंड के इस्तीफे के बाद यूएमएल नेता माधव कुमार नेपाल सत्ता में आए। ये सरकार गठबंधन पर टिकी रही और संविधान बनाने का सबसे बड़ा वादा किया, मगर राजनीतिक असहमति, दलों की आपसी खींचतान और जनता के बढ़ते दबाव के बीच ये सरकार अपनी दिशा खो बैठी और लगभग 1.5 साल बाद फरवरी 2011 में गिर गई। माधव के इस्तीफे के बाद झलनाथ खनाल समझौते के तहत पीएम बने। झलनाथ खनाल भी यूएमएल के नेता थे, लेकिन उनकी सरकार महज 6 महीने ही चल पाई, क्योंकि गठबंधन के भीतर भरोसे की कमी और संवैधानिक मसलों पर सहमति न बन पाने से वे असफल साबित हुए। उनकी विदाई ने इस बात को और पुख्ता कर दिया कि नेपाल की राजनीति बेहद अस्थिर राह पर बढ़ रही है। इसके बाद माओवादी पार्टी के दूसरे बड़े नेता बाबूराम भट्टराई ने अगस्त 2011 में सत्ता संभाली। उन्हें एक पढ़े लिखे और विजनरी नेता के तौर पर देखा गया और उम्मीद थी कि संविधान निर्माण आगे बढ़ेगा, लेकिन संसद में असहमतियां और चुनाव न हो पाने के कारण साल 2013 में संसद भंग करनी पड़ी और उनका कार्यकाल भी जनता की उम्मीदों को अधूरा छोड़ गया। दरअसल इस दौर में राजनीतिक गतिरोध इतना गहरा गया कि मुख्य न्यायाधीश खीलराज रेग्मी को ही अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपा गया। उनका काम सिर्फ चुनाव करवाना था और उन्होंने वैसा ही किया। यह एक तरफ से नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता का सबसे बड़ा उदाहरण था कि न्यायपालिका को सरकार चलाने की भूमिका निभानी पड़ी। खीलराज रेग्मी का कार्यकाल मार्च 2013 से फरवरी 2014 तक रहा। चुनाव के बाद नेपाली कांग्रेस के शांत और सादगीपूर्ण नेता सुशील कोइराला सत्ता में आए। उनके कार्यकाल में 2015 का भयानक भूकंप आया, जिसमें हजारों लोग मारे गए और देश खंडहर में तब्दील हो गया। इसके बावजूद उन्होंने नए संविधान को पारित करवाकर एक ऐतिहासिक काम किया, लेकिन स्वास्थ्य समस्याओं और गठबंधन राजनीति ने उन्हें लंबे समय तक टिकने नहीं दिया। सुशील कोइराला का कार्यकाल फरवरी 2014 से अक्टूबर 2015 तक चला। इसके बाद ओली पहली बार पीएम बने और भारत की नाकेबंदी और मधेसी आंदोलन के बीच उन्होंने चीन की ओर झुकाव दिखाया। इस वजह से उन्हें एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता माना गया, लेकिन गठबंधन सहयोगियों से रिश्ते बिगड़ने लगे और लगभग 10 महीने बाद ही सरकार गिर गई। प्रचंड का पहला कार्यकाल अगस्त 2016 से जून 2017 तक रहा। इसके बाद प्रचंड दूसरी बार सत्ता में लौटे। इस बार उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए शेर बहादुर देउबा से समझौता किया और तय किया कि 9 महीने बाद वे पद छोड़ देंगे। उन्होंने वही किया और सरकार सौंप दी। लेकिन उनका ये कार्यकाल ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा, लेकिन सत्ता परिवर्तन की मिसाल जरूर बन गया। इसके बाद देउबा साल 2017 में नेपाल के पीएम बने और उनका मुख्य उद्देश्य चुनाव करवाना था। चुनाव करवाए भी गए, लेकिन नीतिगत मामलों में उनकी सरकार बेहद कमजोर साबित हुई। उनके कार्यकाल को एक ट्रांजिशन पीरियड के रूप में भी याद किया जाता है। इसके बाद ओली दूसरी बार पीएम बने और इस बार उन्हें बड़ी जीत हासिल हुई। शुरुआत में वे बहुत मजबूत दिखे और नेपाल के पहले स्थिर नेता बनने का सपना जगा, लेकिन पार्टी में गुटबाजी, संसद भंग करने के विवाद और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने उनकी पकड़ ढीली कर दी। अंततः उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। मई तीसरी बार वे अल्पमत में पीएम बने। ये कार्यकाल महज 2 महीने का रहा। सुप्रीम कोर्ट ने उनके कदमों को असंवैधानिक करार दिया और उन्हें पद छोड़ना पड़ा। ओली के बाद देउबा एक बार फिर पीएम बने। कोरोना महामारी और आर्थिक चुनौतियों से उनका कार्यकाल गुजरता रहा।
गठबंधन की मजबूरी और सत्ता में साझेदारी के कारण वे बड़े सुधार नहीं कर पाए। वहीं दिसंबर 2022 में प्रचंड तीसरी बार पीएम बने। उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए बार बार गठबंधन बदले। नतीजा ये रहा कि उनकी सरकार जनता और संसद दोनों का भरोसा खो बैठी और लगभग 1.5 साल बाद सरकार गिर गई, जिसके बाद जुलाई 2024 में ओली चौथी बार पीएम बने और दावा किया कि अब स्थिरता लाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर पाबंदी और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने हालात बिगाड़ दिया। इसके बाद जेन ज़ी आंदोलन ने देश भर को हिला दिया और हिंसक प्रदर्शनों के बीच उन्हें 9 सितंबर 2025 को इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल में सरकारें बदलने के एक नहीं कई कारण हैं, जिसमें दल बदल और गठबंधन राजनीति, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, संवैधानिक प्रयोग और व्यक्तिगत बाहरी प्रभाव प्रमुख रूप से शामिल है। दरअसल नेपाल की संसद में कोई भी दल लंबे समय से स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर पाया। नतीजा यह हुआ कि सरकारें गठबंधन पर टिकी और गठबंधन अक्सर आपसी अविश्वास और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण टूटते रहे। वहीं नेपाल के बड़े नेता केपी शर्मा ओली, प्रचंड, शेर बहादुर देउबा कई बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इन नेताओं ने कई बार आपस में गठबंधन किया और कई बार तोड़ा। जनता के मुद्दे पीछे छूट गए, आगे रही सिर्फ कुर्सी की राजनीति। नेपाल ने साल 2015 में नया संविधान लागू किया। इसका मकसद था देश को संघीय ढांचे में स्थिर करना, लेकिन संविधान की कई धाराएं अस्पष्ट रही। राष्ट्रपति और पीएम के अधिकारों को लेकर विवाद बार बार सामने आते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार हस्तक्षेप कर सरकारें गिराई या बहाल की। नेपाल की राजनीति भारत और चीन के बीच संतुलन साधने की कोशिश में भी फंसी रही। कई बार सरकारें इस बारीक खींचतान में कमजोर पड़ी। विदेशी दबाव भी आंतरिक राजनीति को अस्थिर करता रहा। साल 2008 से पहले नेपाल एक संवैधानिक राजतंत्र था, यानी दिखने में लोकतंत्र मौजूद था, लेकिन असली ताकत राजा के हाथों में रहती थी। राजा ही देश के सर्वोच्च शासक थे और उनके पास संसद भंग करने, प्रधानमंत्री बदलने और आपातकाल लागू करने की शक्ति थी। दरअसल नेपाल का आधुनिक राजनीतिक इतिहास असल में 1846 से शुरू होता है, जब जंग बहादुर राणा ने कोत हत्याकांड के बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके बाद ही नेपाल पर राणा वंश का शासन स्थापित हो गया, जो पूरे 104 साल यानी 1951 तक चला। इस दौरान नेपाल में राजा तो मौजूद रहे, लेकिन वे महज औपचारिक और प्रतीकात्मक शख्सियत थे। असली ताकत राणा प्रधानमंत्रियों के हाथों में थी, जो वंशानुगत रूप से ये पद संभालते थे। राजा की कोई राजनीतिक भूमिका नहीं थी और जनता के पास न अधिकार थे और न ही लोकतंत्र की कोई व्यवस्था। इस दौर को नेपाल का तानाशाही काल कहा जाता है, लेकिन 1951 में हालात बदले। भारत की आजादी और विश्व भर में लोकतंत्र की उठती लहर से नेपाल भी प्रभावित हुआ। जनता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने राणा शासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। नतीजतन राजा त्रिभुवन ने भारत की मदद से राणाओं को सत्ता से बेदखल कर दिया। इसके बाद नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी गई। राजा फिर से सक्रिय हुए और उन्हें राष्ट्र प्रमुख का दर्जा दिया गया। साल 1951 से 1960 तक नेपाल एक तरह से लोकतांत्रिक प्रयोग के दौर से गुजरा। इस दौरान कई अस्थायी सरकारें बनी, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। साल 1959 में देश का पहला संसदीय चुनाव हुआ, जिसमें नेपाली कांग्रेस के नेता बीपी कोइराला भारी बहुमत से पीएम बने। ये नेपाल का पहला सच्चा लोकतांत्रिक अनुभव था और जनता ने उम्मीद की कि अब देश स्थिरता की ओर बढ़ेगा। लेकिन ये लोकतंत्र ज्यादा दिन नहीं टिक सका। सिर्फ एक साल बाद 1960 में राजा महेंद्र ने संसद भंग कर दी। बीपी कोइराला समेत तमाम नेताओं को जेल भेज दिया गया और पंचायती व्यवस्था लागू कर दी। इसके साथ ही नेपाल फिर से राजतंत्र की पकड़ में लौट आया और लोकतंत्र का पहला अध्याय अचानक खत्म हो गया। वहीं साल 1990 के जन आंदोलन के बाद बहुदलीय लोकतंत्र बहाल हुआ और नेपाल संवैधानिक राजतंत्र बना। संविधान के मुताबिक राजा देश के राष्ट्र प्रमुख रहे और उनके पास सेना का सर्वोच्च कमान और संसद भंग करने का अधिकार था। पीएम सरकार के मुखिया होते थे, लेकिन उनका कार्यकाल और निर्णय अक्सर राजा की स्वीकृति पर ही निर्भर करता था। संसद कानून बनाने का काम करती थी, लेकिन असली शक्ति राजा के पास रहती थी। इसके बाद 1996 से माओवादी विद्रोह शुरू हुआ, जिसने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया। पीएम बार बार बदले, संसद भंग होती रही और सुरक्षा मामलों में राजा सीधे हस्तक्षेप करते रहे। साल 2001 में राजमहल हत्याकांड के बाद राजा ज्ञानेंद्र सत्ता में आए और धीरे धीरे पीएम और संसद को दरकिनार करके सीधा शासन करने लगे। 2005 में ज्ञानेंद्र ने संसद भंग कर दी और पूरे देश पर सीधा राज शासन थोप दिया। उस समय सारे मंत्री उनके द्वारा नियुक्त होते थे और पीएम नाम मात्र का पद था।
सेना और प्रशासन सीधे राजा को रिपोर्ट करते थे। यही तानाशाहीपूर्ण माहौल 2006 के जन आंदोलन 2 की वजह बना, जिसने 2008 में राजतंत्र खत्म कर दिया। 1996 में शुरू हुआ माओवादी विद्रोह नेपाल के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। 1996 से 2006 तक चले माओवादी आंदोलन का दावा था कि यह सामाजिक आर्थिक ढांचे को बदलकर देश को न्यायपूर्ण और बराबरी वाला बनाने का संघर्ष है। माओवादियों के अनुसार यह आंदोलन राजशाही के खिलाफ था। इस आंदोलन में हजारों जाने गई, गांव-गांव में विद्रोह का झंडा बुलंद हुआ और आखिरकार शांति समझौते के बाद 7 माओवादी मुख्यधारा की राजनीति में आए। माओवादियों ने लोकतंत्र और नए संविधान का वादा किया, जिसने ग्रामीण इलाकों में व्यापक समर्थन हासिल किया। 10 साल तक चले इस गृह युद्ध में 16,000 से अधिक लोग मारे गए और 2006 में शांति समझौते के साथ इसका अंत हुआ। नेपाल अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, बल्कि एक गणतांत्रिक देश बन गया। नेपाल में साल 2008 में माओवादियों की जीत के बाद 240 साल पुरानी राजशाही खत्म हुई, लेकिन 2006 में मुकम्मल हुई क्रांति से जनता के हाल कितने बदले? 2 दशकों बाद सवाल वही है। दरअसल नेपाल की क्रांति के बाद माओवादी नेताओं जैसे पुष्पकमल दहल प्रचंड ने सत्ता हासिल तो की, लेकिन नेपाल का संसदीय लोकतंत्र तमाशा बनकर रह गया। नेता भ्रष्टाचार और सत्ता के लिए तिकड़मबाजी में उलझ गए। जनता को किया गया समृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य का सपना अधूरा ही रहा। आज लोग कहते हैं कि माओवादी क्रांति ने केवल सत्ता का चेहरा बदला, व्यवस्था नहीं। साल 2008 में राजशाही के खात्मे के बाद नेपाल ने लोकतंत्र की राह पकड़ी, लेकिन यह राह स्थिरता से कोसों दूर रही। 17 सालों में 14 सरकारें बदल चुकी है और कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की होड़, भ्रष्टाचार और वैचारिक भटकाव ने लोकतंत्र को एक कंफ्यूज प्रयोग बना दिया। लोकतंत्र के इस दौर में जनता की उम्मीदें बार बार टूटी। विकास, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में प्रगति न के बराबर रही। भ्रष्टाचार के बड़े बड़े घोटालों ने सत्ताधारी दलों के प्रति अविश्वास को और गहरा किया। लोकतंत्र के समय जो विकास और सुधार के वादे किए गए थे, वे पूरे नहीं हुए। लोग निराश है और यह निराशा ही आज के आंदोलनों को जन्म दे रही है। जनता को लगता है कि लोकतंत्र केवल नेताओं के लिए सत्ता का खेल बन गया, जिसका फायदा आम आदमी को नहीं मिला। नेपाल दुनिया के सबसे गरीब देशों में आता है। विश्व बैंक और अन्य स्रोतों के अनुसार नेपाल दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान के बाद दूसरा सबसे गरीब देश है। 2024 में नेपाल की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1381 अमेरिकी डॉलर थी। साल 2025 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 2878 अमेरिकी डॉलर है, जो नेपाल से लगभग दोगुनी है। लोकतंत्र से निराशा के बीच नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग ने फिर से जोर पकड़ा है। 2025 में काठमांडू और अन्य शहरों में हजारों लोग राजा वापस आओ, देश बचाओ के नारे के साथ सड़कों पर उतरे। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह, जिन्हें 2008 में सत्ता से हटाया गया था, एक बार फिर सुर्खियों में है। उनके समर्थकों का मानना है कि राजशाही के दौर में कम से कम स्थिरता तो थी और भ्रष्टाचार आज की तुलना में कम था। ग्रामीण और पारंपरिक इलाकों में एक वर्ग आज भी मानता है कि राजशाही के दौर में सुरक्षा और स्थिरता थी। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जो संवैधानिक राजशाही और हिंदू राष्ट्र की वकालत करती है, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। नेपाल के पत्रकार और लेखक कनकमणि दीक्षित कहते हैं कि राजशाही का भूत अभी भी नेपाल को परेशान करता है। इसलिए नहीं कि वो आदर्श थी, बल्कि इसलिए कि लोकतंत्र विफल रहा है। नेपाल अपने अतीत से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा? इसका कारण यहाँ के नेताओं की राजनीति में गहरी असहमति और अवसरवाद है। लाल क्रांति ने जिस नए समाज का सपना दिखाया था, उसका कोई ठोस खाका आज तक नहीं बना। लोकतंत्र ने स्थिरता और विकास नहीं दिया और राजशाही का विकल्प भी व्यवहारिक नहीं है। यानी नेपाल 3 ध्रुवों के बीच अटका हुआ है। एक ऐसी अधूरी क्रांति जिसने व्यवस्था को बदला नहीं, एक ऐसा लोकतंत्र जिसे दिशा और स्थिरता नहीं मिली, और ऐसी राजशाही जो खत्म होकर भी बार बार विकल्प के रूप में लौट आती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।